Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. 1 minute for everyone to join. Good afternoon. In the last class, we were doing the needs of training, right? ये कर रहे थे हम लोग? Yes, ma'am. Needs of training. इस क्लास में we will do the types of training. ठीक है? अभी तक आपने ये देखा कि ट्रेनिंग का नीड क्या क्या होता है, both from the point of organization as well as from the point of the employee. In this class, we'll proceed towards the methods of training. किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, कहाँ की ट्रेनिंग के बारे में तुम लोग सुने हो, पहले ये बताओ, अपना एक्सपीरियंस बताओ। Ma'am, job training. ठीक है, बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लीजिए। Job training, and have you heard about internship training? Yes, ma'am. Internship training. You heard about internship training? जैसे आप लोग इंटर्नशिप करेंगे ना थर्ड ईयर में, थर्ड सेम में, राइट? Have you heard about refresher training? Yes, ma'am. रिफ्रेशर ट्रेनिंग क्या होता है? आपने बोरिंग रोड वगैरह में आते जाते जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं उसका पोस्टर लगा होगा रिफ्रेशर ट्रेनिंग का। और जॉब ट्रेनिंग, इंटर्नशिप ट्रेनिंग, रिफ्रेशर ट्रेनिंग, प्रमोशन ट्रेनिंग, इस तरीके की ट्रेनिंग होती है। नाउ देयर आर मोस्टली टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, दो तरीके से ट्रेनिंग होती है। व्हाट इज द फर्स्ट मेथड? इट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। आप देखते भी जाइए, methods of training, देखो methods of training। फर्स्ट मेथड लिखो, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। On the job training is considered to be
मैम फिर से बोलिए क्या बोली थी फर्स्ट में. On the job training is considered to be the most effective method of training. Most effective method of training. Under this method, the worker is given training at the workplace. The worker is given training at the workplace by his immediate supervisor. In other words, मैम बाय हिज immediate supervisor, immediate, जो उसका just ऊपर का supervisor होता है, by his immediate supervisor. It is based on the principle of, inverted comma में लिखो, it is based on the principle of learning by doing. It is based on the principle of learning by doing. देखो, दो तरीके का ट्रेनिंग मेथड्स होता है, ठीक है. वन इज नोन एज ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड एंड द अदर वन इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड. ठीक है. ऑन द जॉब जो ट्रेनिंग मेथड होता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड जो होता है, दैट मीन्स ऑन द जॉब, यानी वर्क प्लेस पे जो ट्रेनिंग दी जा रही है, that kind of training method is known as on the job training method. Now, see, training methods are designed according to the suitability. Okay? Suitability, work के suitability के हिसाब से ट्रेनिंग का मेथड डिजाइन होता है. जैसे कि किस तरीके के जॉब्स को जनरली ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड में डाला जाता है, जो ऑपरेटिव नेचर का होता है, जो ऑपरेटिव नेचर का होता है, जो कि शॉर्ट टाइम में सीखा जा सकता है, जिसको कि कम लोग अगर हो, that can be learned in a relatively shorter period of time, and if there are few people to learn those methods, learn those or undergo that training, then this kind of method, on the job training method, ये ज़्यादा appropriate होता है. Okay? लर्निंग बाय डूइंग क्यों कहा जाता है? ऑब्वियसली लर्निंग बाय डूइंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप काम भी कर रहे हैं और साथ साथ सीख भी रहे हैं. ओके. नाउ ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड क्या होगा? On the job training method I explained. So what could be off the job training method? मैम प्रमोशन ट्रेनिंग दिया जाता है. ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड यानी जो भी ट्रेनिंग वर्क प्लेस पे नहीं दी जा रही है, किसी और जगह पे दी जा रही है, it is not at its workplace, then that is known as off the job training method. ठीक है. जैसे कोई ट्रेनिंग सेंटर का नाम मालूम है? बताइए जरा. बाकी लोगों को कैमरा ऑन नहीं करना, आप लोग ऑफलाइन क्लास को ठीक से करते हैं, ऑनलाइन में क्या हो जाता है? Tell me. मैम बिहार पुलिस का मैम वो सब का तो फील्ड पे बेस. हमेशा फील्ड में बेस्ड होता है. यस मैम, कुछ कुछ फील्ड पे दिया जाता है. ज्यादातर training Have you heard about Labasna? yes ma'am क्या है ये?
IS ट्रेनिंग सेंटर है आईएएस का। ट्रेनिंग सेंटर है, नॉट जस्ट फॉर आईएएस, दिस इज फॉर यूपीएससी जो क्वालिफाई करते हैं उनका शुरू में फाउंडेशन कोर्स जो होता है उसमें आईएएस, आईपीएस, आईआरएस और भी अदर जो भी फील्ड्स हैं उसके भी लोग काम करते हैं। ओके या फिर एनडीए एकेडमी में, वहां पर भी तो सारे कैंडिडेट का। हाँ ठीक है, अकेडमी। सो दिस इज नोन एज ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सेंटर, यानी ट्रेनिंग यानी वर्क प्लेस के बाहर जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसको कहते हैं ऑफ द जॉब। अब देखो जैसे और एग्जांपल्स हम तुमको देते हैं। फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम जानते हैं आप लोग? यस मैम। Okay, in not just for India, but this is the biggest coal mining company in the entire world. दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनी है हमारी कोल इंडिया लिमिटेड। इसका जो ट्रेनिंग सेंटर है वो रांची में है, उसको कहते हैं IICM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस। ओके, दैट इज नोन एज दैट इज एन एग्जांपल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग सेंटर। और ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेंटर का एग्जांपल क्या हो, जैसे तुम आईटी वगैरह में जाते हो तो तुमने काम भी ज्वाइन कर लिया और साथ साथ में तुम सीख भी रहे हो। बैंक में। हाँ बैंक भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग सेंटर का। हालांकि बैंक में कुछ कुछ कंडीशंस में बाहर भी ट्रेनिंग दी जाती है, बाहर भी ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तब आपको होटल का अकोमोडेशन और ये सब मिलता है। धीरे धीरे जैसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको और समझ में आता जाएगा। अभी फोकस करो कि ट्रेनिंग दो तरीके की होती है, एक ऑन द जॉब ट्रेनिंग और दूसरी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का एग्जांपल्स लिखो कि ऑन द जॉब यानी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी जो ट्रेनिंग होती है उसका भी टाइप्स होता है। ओके, कि कहाँ पर क्या सूटेबिलिटी है उस हिसाब से वो मेथड यूज किया जाता है। पीजीडीएम वाले आप लोग ये वर्कशॉप अच्छे से कीजिए, इसलिए क्योंकि आपके जो मेन सिलेबस है, जो एचआरएम शुरू होगा अब तुम लोगों का, मैम आ गई है, तो वो भी उसमें लगभग सब कुछ कवर होगा। पीजीडीएम का आईमा का सिलेबस काफी एग्जॉस्टिव है, हर चीज का ज्यादा चीजें आपको पढ़ने के लिए दी गई है, तो ऐसे केसेस में आपको डबल बेनिफिट होगा। दिस वर्कशॉप इज लाइक अ सिलेबस कंप्लीशन, दो हम थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिकल इधर ले जाते हैं क्योंकि ये वर्कशॉप है और ये शॉर्ट टाइम के लिए होगा। लिखो पहला मेथड लिखो कोचिंग। मैम क्या बोली? कोचिंग? कोचिंग COACH, कोच ING। कोचिंग। सेकेंड, अंडर स्टडी मैम ये UNDER। क्या अच्छी का बता रही है? ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग का टाइप्स है, उसका मेथड है। ऑन द जॉब में भी बहुत सारे मेथड आते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से ट्रेन करना चाहती है, वही है कोचिंग। सेकेंड, अंडर स्टडी। थर्ड, पोजीशन रोटेशन। क्या मैम? पोजीशन रोटेशन या जॉब रोटेशन, POSITION, पोजीशन रोटेशन या जॉब रोटेशन। ओके, ये तीन मेथड आप पढ़िए। कोचिंग का मतलब क्या होता है, तुम सोच के बताओ। मैम हम डायरेक्ट ट्यूशन करना मैम। डायरेक्ट करना। और इसमें दो और मेथड ऐड कर लो, बता देते हैं। कमिटी असाइनमेंट, COMMITTE, कमिटी असाइनमेंट। और कमेटी असाइनमेंट एक ही था? हाँ, दिस इज अ मेथड, कमिटी असाइनमेंट एंड मल्टीपल मैनेजमेंट। मल्टीपल मैनेजमेंट। अब बताओ,
ऑन द जॉब मेथड में पहला डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कोचिंग। तो कोचिंग क्या बताया तुमने? मैम डायरेक्ट करना। ठीक है, और कोचिंग वही मेथड है। कोचिंग इज जस्ट नॉर्मल टर्म दैट यू अंडरस्टैंड। कोचिंग मेथड का मतलब होता है कि जब आप वर्क पे होते हैं तो आपका जो इमीडिएट सुपरवाइजर है वो आपको गाइड करता है कि काम कैसे होता है, क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स है, किसी काम को करने का क्या तरीका है, अगर कोई मशीन है तो उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन कोचिंग मेथड को आप लोग कभी भी टीचिंग से कंफ्यूज मत होइए या फिर काउंसलिंग से कंफ्यूज मत होइएगा। काउंसिल करना मतलब क्या होता है? किसी को काउंसिल करना। क्योंकि कई बार कोचिंग के बदले में आप काउंसलिंग बोल देते हैं। इट इज नॉट काउंसलिंग। काउंसिल करना किसी को क्या होता है? मैरिज काउंसलर सुने हो? यस मैम। चाइल्ड काउंसलर सुने होंगे। मैम तो काउंसलिंग का मतलब वो चाइल्ड्स के जो रिक्वायरमेंट होता है या उनके बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करना या उनके समझना कि क्या काउंसलिंग करना इज अ चाहते हैं। पर्सनल थिंग। काउंसलिंग इज जब कोई आपको काउंसिल करता है इसका मतलब होता है कि आपका जो पर्सनल एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि तुम्हारा होप, तुम्हारा फियर, तुम्हारा एम्बिशन, तुमको किसी चीज से डर लगता है, तुम्हारा कोई स्ट्रेंथ है, तुम्हारी कोई मजबूरी है, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम है, तो the one who is counseling you gets into a personal relationship with you, a little bit of personal relationship. But coaching is none of them. Coaching is purely getting guidance by your superior. Okay? ये बहुत ही कॉमन तरीका है ऑन द जॉब मेथड का। अंडरस्टूड? इसका रैशनल क्या है, मतलब इसका क्या फ्रूटफुलनेस है? इसका फ्रूटफुलनेस ये है कि ये आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस देगा ना वर्क के बारे में। आप वहाँ खड़े हैं, जो सुपरवाइजर है वो आपका सीनियर है और वो आपको काम सिखा रहा है। सो यू गेट टू हैव फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस ऑफ द जॉब दैट यू आर परफॉर्मिंग। ओके? सेकेंड हम लिखवा देंगे, लेकिन अभी से पहले मेथड समझ लो। सेकेंड मेथड, व्हाट इज द सेकेंड मेथड? मैम अंडरस्टडी। 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 टीवी वगैरह में देखा है बड़े वकील के साथ एक उसका इंटर्न या उसके साथ जो ट्रेनीज होता है वो घूमते रहता है, यस यस मैम। मैम। देखा है ना? और भी बहुत सारा जॉब होगा जिसमें आपने ये चीज देखी होगी। अंडरस्टडी का क्या मतलब होता अब है? डॉक्टर्स में भी तो होता है। हाँ, उसमें भी होता है, अकाउंट्स में भी होता है मैम। अकाउंट्स में भी होता है। अंडरस्टडी का क्या मतलब होता है? अंडरस्टडी का मैम अपने मतलब होता है, सीनियर आप बोले बोले बोले। मैम अपने सीनियर से ट्रेन लेने का, अपने पोजीशन के सीनियर से मैम। अंडरस्टडी का मतलब होता है, see, suppose I am the manager and you are all students of PGDL. Consider yourself as trainees right now. So I will just pick point one student from PGDL whom I think should be my trainee. And then I will keep training you accordingly to fill my position in future if the need arises. अगर ज़रूरत होती है तो मेरी पोजीशन को फिल करने के लिए हम एक ट्रेनी को पिक पॉइंट कर लेते हैं और उसको हम सिखाना शुरू करते हैं। अब क्योंकि वो ट्रेनी मेरे साथ रहता है तो वो बहुत सारी चीज़ें सीख जाता है। वो ट्रेनी सीखेगा कि काम कैसे होता है, वो ट्रेनी ये भी सीखेगा कि काम करने में अगर प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को कैसे हैंडल करना है। काम करने से ये सीखेगा कि कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ठीक है, काम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और उसको हैंडल कैसे करना है। अब देखिए, ये प्रॉब्लम तो ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पोजीशन फिल करने के लिए मैंने तुम में से एक को सिलेक्ट कर लिया, लेकिन व्हेन एम आई गोइंग टू लीव, क्या क्या कंडीशंस ऐसी बनेगी जिसमें कि मैं पोजीशन वेकेंट करूंगी, ये बताइए। मैम अगेन फिर से बोलिएगा मैम। मैम आपका आवाज म्यूट हो गया। I being the manager has selected Ajit, okay, to be my understudy. अब कौन कौन सी कंडीशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होती हैं जिसकी वजह से हम वो पोजीशन खाली करेंगे? मैम मे मैम बी वो लीव पे रिटायर्ड जाने पर पर्सन हो, मतलब रिटायर्ड होना। लीव पे जाना, देखो पूजा, लीव पे जाना इज अ टेम्पररी थिंग।
हम 2 दिन 4 दिन या 1 सप्ताह लीव पे चले जाएंगे, उसमें कोई पोजीशन थोड़ा बहुत करता है, बट दैट इज नॉट मैम रिप्लेसमेंट। मेडिकल लीव में तो 1 मंथ 2 मंथ का ये रह जाता है ना टेल मैम, मी इस समय समथिंग तो मैम परमानेंट। रिटायर्ड होने वाला रहता है रिटायर्ड, तभी। रिटायरमेंट, फिर प्रमोशन पे मैम। प्रमोशन, प्रमोशन भी अगर मेरा हो गया तो सीट वेकेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट हो गया तो सीट वेकेंट हो जाएगा। हम रिजाइन कर दिए तो सीट वेकेंट हो जाएगा। मेरा डेथ हो गया तो सीट वेकेंट हो जाएगा, राइट। सस्पेंड हो गया तभी मैम। सस्पेंशन इज अगेन अ टेम्पररी थिंग। जब सस्पेंड होता है कोई तो फिर उसके बाद उसके ऊपर इंक्वायरी बैठती है, और जब तक वो इंक्वायरी नहीं होती है तब तक हाफ मनी उसको दिया जाता है। सो दैट इज नॉट कंप्लीटली डिटैचमेंट फ्रॉम द जॉब, मैम नॉट एक कंप्लीटली सेपरेशन। सस्पेंडेड भी होता है मैम। तुम लोग टेम्पररी चीज मत समझो, अंडर स्टडी का मैटर समझो कि कंप्लीटली मेरा पोजीशन टेक ओवर कब करोगे। मैम ट्रांसफर भी तो हो जाएगा। ट्रांसफर ऐसे केसेस में, ठीक है, ऐसे केसेस में जो मेरा अंडर स्टडी है यानी वो कंप्लीटली ट्रेनिंग तैयार हो चुका है, वो उस पोजीशन को लेने के लिए एलिजिबल हो जाता है। अच्छा, इसका कुछ डिसएडवांटेज भी, इसका एडवांटेज तो ये है कि भाई आप लोगों को जिसको तैयार किया जा रहा है फ्यूचर में वैकेंसी आ सकती है, इसलिए उसको रेडी किया जा रहा है। सो उसको उतना स्किल, उसको उतना एक्सपर्टीज, उतना नॉलेज उसको दिया जा रहा है। बट व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ दिस मेथड? कैन यू फाइंड सम डिसएडवांटेज? कैसे होता है आप देखिए ना, वकील वगैरह कैसे होता है कि वो कुछ प्रॉब्लम आया उसके सामने या कोई क्लाइंट आया तो वो क्लाइंट का प्रॉब्लम अपने अंडर स्टडी से डिस्कस करता है ना, कि ये प्रॉब्लम है, ऐसा ऐसा हो रहा है इसके साथ। तो तुम भी सीखो कि ऐसे कंडीशंस में इस तरीके का प्रोबेबिलिटी अगर बनेगा तो उसमें डिसीजन कैसे लेना है। अंडरस्टूड? इसका डिसएडवांटेज कोई बता सकता है? मैम जो वो उतने टाइम उतने अच्छे से काम कर पाएगा, वो जो फिर नए तरह के वो उतने अच्छे से काम नहीं, टाइम वो ज्यादा नहीं। ये डिसएडवांटेज नहीं है तो वो तो कोचिंग मेथड में फिर तुम बोलोगे कि वो डिसएडवांटेज है, क्योंकि वहां पे सुपीरियर, वहां भी सुपीरियर सिखा रहा है, तो कोई ना कोई तो तुमको सिखाएगा ही हमेशा। मैम जॉब क्विट करना चाहती हूँ। सोच के देखो कि इफ आई जस्ट सेड कि आई हैव सिलेक्टेड अजीत एज माय अंडरस्टडी, तुम्हारे ऊपर क्या है, तुम भी तो ट्रेनिंग हो। कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर हम मैनेजर हैं और आप लोग सब ट्रेनीज हैं और आई हैव पिक पॉइंटेड अजीत टू बी माय अंडरस्टडी ऑलरेडी, तो आपकी साइकोलॉजी पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैम मैम जो पढ़ आप सकता पड़ेगा नहीं मैम, बिल्कुल है। पड़ेगा। हम लोग सब एलिजिबल हैं मैम, बट अंडर स्टडी के कारण आपने सिर्फ अजीत को दिया। एग्जैक्टली पहली बार जब तुम देखोगे कि जब पहली बात तो कि ये दो चीजें, दो फैक्टर होती है। अंडर स्टडी का जो केस होता है उसमें दो फैक्टर होता है। देखो पहला केस, तुमने फिर से बोलो, हुआ से पहला केस, तुम सब ट्रेनिंग्स हो, उसमें हम अजीत को पिक पॉइंट कर लिए, तो तुम लोगों के मन में तो प्रमोशन और कंपटीशन की भावना ही खत्म हो जाएगी फिर, कि जब मैम सेलेक्ट कर ही ली है तो इतनी मेहनत से इतना कॉम्पिटेंट होके काम करने की क्या जरूरत है। उसका तो सिलेक्शन हो ही गया है और हम लोग तो ऐसे भी सिलेक्ट नहीं होंगे। ये एक फैक्टर है। यस दूसरा फैक्टर, आप क्लास में बैठते हैं तो पेयर्स तो आपके सब हैं, साथ में सबके बैठते हो, लेकिन दोस्ती किसी गिने चुने से ही होती है, तुम्हारी होती है ना। यस यस मैम। मैम। किस तरह के लोगों से हमारी दोस्ती होती है, कैसे तुम फ्रेंड्स बना लेते हो नॉर्मली, यू डोंट गो थ्रू एनी प्रोसीजर ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स, लेकिन क्या होता है ऐसा कॉमन तुम में और तुम्हारे फ्रेंड में? अंडरस्टैंडिंग होता है मैम। अंडरस्टैंडिंग होता है, और नहीं पहले तो बातचीत करते हो ना, अंडरस्टैंडिंग तो बाद में डेवलप होती है। बिहेवियर मैम। मैम कॉमन बिहेवियर बिहेवियर। आप एक ही टाइप से सोचते हैं ना, आप किस लाइक माइंडेडनेस होता है,
हम कंप्लीटली ऑपोजिट लोगों के साथ, ये सब कहने की बात है, बट फ्रेंड्स हमारे जो बनते हैं वो उनके साथ हमारा लाइक माइंडेडनेस होता ही होता है। तो अब तुम सोचो, यस मैम, वो समझ सकते हैं एक दूसरे का बात। इसीलिए समझते हैं क्योंकि लाइक माइंडेडनेस होता है। ओके, नाउ इफ आई विल पिक वन मैम पर अभी अंडरस्टैंडिंग, अपोजिट अट्रैक्शन जो बोलता है मैम सब बोला तो बहुत कुछ जाता है, लेकिन फ्रेंड्स आप ऐसे ही बनाते हैं ना, ठीक है। वी लाइक पीपल हु थिंक सिमिलरली, हमारे जैसे जो लोग सोचते हैं हमारी तरह, जिनके साथ, क्योंकि उन लोगों के साथ आप कंफर्टेबल हो सकते हैं, हमेशा फ्रिक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो एक साइकोलॉजिकल ईज, एक अंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। नाउ इफ आई विल पिक पॉइंट वन अंडर स्टडी, तो आई विल ऑल्सो प्रेफर, हम भी ये प्रेफर करेंगे कि मेरी तरह जो सोचता हो ट्रेनिंग हम उसको ले लें, होगा ना। यस If I need Yes, to, ma'am. if I have to pinpoint somebody from amongst you, I will also go to pick point someone amongst you who thinks similarly as me, जिसका behavior मेरे जैसा हो, जिसका attitude मेरे जैसा हो सकता है। अगर मैंने कहा कि मैंने जीत को अंडरस्टडी ले लिया, हो सकता है कि पूजा इज मोर टैलेंटेड देन अजीत, पूजा इज मोर एलिजिबल देन अजीत, ये हो सकता है। वो ज्यादा टैलेंटेड है, वो ज्यादा अंडरस्टडी बनने के काबिल है, वो प्रमोशन के ज्यादा काबिल है, लेकिन भाई मुझे लगा कि मैं आसानी से अजीत को काम सिखा पाऊंगी, मेरे जैसे सोचता है, सो आई जस्ट सिलेक्टेड हिम। तो पर्सनल बायसिंग आई कि नहीं? Yes, ma'am. पर्सनल बायसिंग आई यस ना, मैम। ये एक फेवरेटिज्म वाली बात हो गई। दूसरी चीज कि एक एडवांटेज इस प्रोसेस का ये होता है कि एक भाई रेगुलर सप्लाई, एक रेडीमेड सप्लाई ऑफ सक्सेसर तुमको मिल जाता है। उस समय इमीडिएट तुमको अगर रिक्रूटमेंट करना हो, अगर इमीडिएटली सीट वेकेंट हो गई हो, यू डोंट हैव टू सर्च फॉर द कैंडिडेट। अंडरस्टडी मतलब समझ में आया? Yes, ma'am. थर्ड क्या लिखे हो आपको? पोजीशन रोटेशन। Ma'am, position, job rotation. अच्छा, इसके पहले आप लोग ये बताइए, सक्सेशन प्लानिंग समझते हैं? कोई समझता है मैम किसी भी सक्सेशन गोल को अचीव करने के लिए जो प्लान करते हैं। नो No, ma'am. नो, सक्सेसर समझते हो? उत्तराधिकारी, ma'am. हाँ, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी समझ में आता है ना, इसी से सक्सेशन प्लानिंग याद रखना। देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जो ऊंचे पोस्ट होते हैं ना, जो बड़े पोस्ट होते हैं, जिनके ऊपर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि कोई इनकॉम्पिटेंट आदमी बैठे, वो पोजीशंस इतने की पोजीशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ टैलेंटेड लोगों को ही भेजा जा सकता है, वरना ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ नहीं होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी डाउन हो जाएगी। इन दैट केस तुमको लगता है कि जब सक्सेशन प्लानिंग होता है तो किसी भी बंदे को भेज दिया जा सकता है वहां पर? जैसे कंपनी का सीईओ कोई भी बन सकता है क्या? नो No, नो ma'am. मैम। अच्छा, स्टील कंपनी का, मान लो जिंदल स्टील्स है, स्टील कंपनी का जो जीएम होगा, उस जीएम को सब कुछ आना चाहिए ना। उसको ये भी पता होना चाहिए कि फ्लोर पे स्टील को कैसे पिघलाया जाता है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि स्टील पे गैल्वेनाइजेशन यानी जिंक का कोटिंग जो चढ़ाया जाता है वो कैसे चढ़ाया जाता है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, उसको ये भी पता होना चाहिए कि भाई थोड़ा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में कैसे काम होता है, हमारा ट्रेड कैसे ऑपरेट करता है। In short, he should know about the business, the organization properly. जानना चाहिए कि नहीं उसको? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तुम कॉलेज में पढ़ रहे हो, कोई कॉलेज एक ऐसा आदमी खोल दे जो कि खुद ही एजुकेटेड ना हो, ठीक है, क्या असर पड़ेगा प्रोडक्टिविटी पर? जीरो हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, या फिर एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाएगी। सक्सेशन प्लानिंग का यही मतलब होता है। उत्तराधिकारी समझ में आया? तो सक्सेशन को इसी तरीके से याद रखना। सक्सेशन प्लानिंग का मतलब होता है कि जो की पोजीशंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे
जैसे एक नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पीएसयू में पोजीशन कैसे बनता है? जूनियर एग्जीक्यूटिव, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर, फिर जनरल मैनेजर, उसके बाद डायरेक्टर, फिर मेंबर, इस तरीके से। ठीक है, तो ये सब जो ऊंचे पोजीशंस होते हैं वो एक दिन में नहीं बनते हैं, और जो लोग इस पोजीशन पे जाते हैं उनको पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एक्सपोजर होना चाहिए। समझ में आया? इतना सा बात समझ में आया? सक्सेशन प्लानिंग यस मतलब मैम। providing ways to fill key positions in the organization. अब आओ जॉब पोजीशन पे, जॉब रोटेशन या पोजीशन रोटेशन। जो एग्जीक्यूटिव रैंक का आदमी होता है, यानी कि तुम अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे ना अभी पीजीटीएम करके, तो तुम जनरली मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट से सिलेक्ट होगे। ठीक, मैनेजमेंट ट्रेनिंग के पोस्ट पे अगर तुम सिलेक्ट होते हो, तो जब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी ना तो तुमको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग डिपार्टमेंट में तुमको काम करने के लिए रखा जाएगा शुरू के कुछ साल में। ठीक, इससे क्या पर्पस फुलफिल होता है? इसी को बोला जाता है जॉब रोटेशन या पोजीशन रोटेशन। जैसे तुम सेलेक्ट होके गए हो फाइनेंस के लिए, बट यू विल आल्सो बी रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस इज नोन एज पोजीशन रोटेशन और दिस इज नोन एज जॉब रोटेशन। क्या फायदा होगा इसका, बताओ जरा। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगा। तो उससे क्या होगा? ये तो ऑब्वियस बात है, फिर घुमा फिरा के वही बात बोल रही। तो उससे होगा क्या? बाकी लोग भी क्या मैम कौन हम लोग को खींचे जरा? ट्रेनिंग मिलेगा काम करने का। उससे होगा क्या ये बताइए। क्यों जॉब, आप क्या सोच पाते हैं जॉब रोटेशन क्यों इम्पोर्टेंट? मैम हम लोग फ्रेशर रहेंगे, कोई काम नहीं जानते, उधर काम करेंगे तो मैम काम करने का। फ्रेशर को काम नहीं जानने की तो बात ही नहीं हो रही है पूजा। बात तो ये हो रही है कि तुमको सिर्फ एचआर डिपार्टमेंट में डाल दिया जाए। तुम ट्रेनिंग भाई किसी पोस्ट पे अप्लाई करके जाओगी ना, तो जिस पोस्ट पे गई उसी पोस्ट पे तुम रह जाओगी। बात ये हो रही कि तुमको अपना पोजीशन छोड़ करके दूसरे पोजीशंस पे रखा जाता है काम सीखने के लिए, तभी इसको जॉब रोटेशन या पोजीशन रोटेशन भी कहा जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है? व्हाट हेल्प डू यू गेट फ्रॉम दिस? मैम उस फील्ड में भी जानकारी मतलब मिलता है। हाँ, ठीक है। अगर जॉब रोटेशन होता है तो जिस भी फील्ड में रखा जाता है उस फील्ड के बारे में भी आपको नॉलेज हो जाता है। उससे हेल्प मैम सैलरी इंक्रीज होगा। नो, गवर्नमेंट की सैलरी फिक्स्ड होती है, आप किस किस पोजीशन पे जाएंगे वो फिक्स्ड होता है, लेकिन जॉब रोटेशन किया जाता है। आखिर क्या फायदा मिलता है इससे ऑर्गेनाइजेशन को? तुम लोग सोचते नहीं हो जरा सा भी, नहीं खाली किताब में जो लिखा हुआ है बस उतना ही भर दिमाग लगाओगे। मैम हट तो जाओ। उससे इंफॉर्मेशंस भी मिलते हैं ना उस कैंडिडेट को, और अभी उससे तुमको स्किल्स हम भी। समझा नहीं, स्किल्स डेवलप होगा तो ठीक है, स्किल्स डेवलप होगा, स्किल्स डेवलप करके फिर क्या करना है? उससे उस हेल्प से और जो भी डिसीजंस हो गए वो डिसीजंस ले सकते हैं मैम फर्दर। कृष्णा कुमार, टू नो कोरिलेशन विद अदर डिपार्टमेंट। ठीक है, गुड, 1 पॉइंट। दूसरा, what happened Krishna, you're not able to unmute or what? If you're not able to unmute you can unjoin and then join. तुम लोग थोड़ा दिमाग चलाओ। अब मतलब अब मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, फिर खाली किताब में पीडीएफ से पढ़ने से ऐसा ही होता है। देखो इसका बहुत सारा बेनिफिट होता है और सैलरी वैलरी नहीं बढ़ती है इसमें। ये एक मेथड है ट्रेनिंग का। तुम ट्रेनिंग में जाओगे तो तुमको जॉब रोटेशन किया जाएगा। पहला पॉइंट, आपका ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट से नहीं चलता है, राइट? एक ही डिपार्टमेंट से चलता है ऑर्गेनाइजेशन। बाकी जितने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन को अपना गोल फुलफिल करने के लिए। ओके, सो जॉब रोटेशन जब होता है यू गेट टू नो अबाउट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑल्सो, कि वहाँ काम कैसे होता है। उससे क्या होता है?
पहला कि तुमको ये समझ में आता है कि you might develop over the years of time, you might develop a sense of superiority in your own department. तुमको ये लग सकता है कि तुम्हारा ही डिपार्टमेंट सबसे सुपीरियर है। एक तो ये फीलिंग जाती है। दूसरी चीज, काम का फ्लो आप सीखते हैं। This is important for coordination between different departments. Apart from the fact कि बीच में कभी जरूरत पड़े तो आपको उधर प्लेस किया जा सकता है, उसके अलावा भी ये चीजें हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बारे में जानने से आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो समझ में आता है। अंडरस्टूड? और क्या होगा? अभी हम सक्सेशन प्लानिंग पढ़ाए तुम लोग तब भी नहीं समझे कि मैम क्या बेनिफिट हो सकता है। सक्सेशन प्लानिंग क्यों बताए हम? यही जॉब पोजीशन समझाने के लिए। अब समझाओ जरा, और क्या फायदा हो सकता है? मैम अगर सीईओ के पोजीशंस पे कभी भी रिकॉग्नाइज्ड हुआ तो वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा कि कहीं भी इश्यूज आए कंपनीज में तो टैकल कर सकता है। किसी और कंपनी की क्यों बात कर रहे हो? टॉक अबाउट द सेम कंपनी। The organization, this is a step forward from the organization towards succession planning. Understood? कि इस तरीके से क्या होता है कि आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का नॉलेज दे करके लोगों को सक्सेशन प्लानिंग के लिए तैयार करते हैं। जो अलग अलग डिपार्टमेंट की चीजों को जानेगा, काम जानेगा, कोऑर्डिनेशन जानेगा, वर्कफ्लो जानेगा, उसको ज्यादा नॉलेज होगा ना कि काम कैसे होता है। यस मैम। है ना? तो एक एग्जीक्यूटिव सिर्फ अपने ही बारे में, सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के बारे में जानेगा तो ये दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। The trainee will learn this and transfer this to his juniors also, from one job to another. The principles of management, interdepartmental cooperation भी इससे बढ़ता है। और एक बात होती है, देखिए हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम किसी स्टूडेंट को डांटे तो आप लोग इस चीज को, जैसे ऑफलाइन क्लास हो रहा है, सपोज कीजिए क्लास में कोई एक बच्चा है जो बहुत हल्ला कर रहा है और बार बार मना करने के बाद भी उसको समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हल्ला करना चाहिए। फाइनली तंग आके हम उसको क्लास से बाहर कर दिए, ठीक है? दैट स्टूडेंट माइट से कि ऐसी भी क्या बात हो गई थी कि मैम क्लास से बाहर कर दी, ठीक है? इतनी छोटी सी बात पे मैम रिएक्ट कर गई एकदम। नेक्स्ट डे when everyone is in the class, I'll ask that boy to come and take class, and the rest of the students are behaving in the same way as he was behaving the last day. उसको भी ये चीज समझ में आएगा कि इस तरीके से तो वहां खड़े होकर के बोला नहीं जा सकता है, कुछ समझाया नहीं जा सकता है, ठीक है? बहुत इंटरप्शन होता है, कोई बार बार टोके, कोई बार बार अगर परेशान करे तो देन हो सकता है कि पनिशमेंट से ज्यादा वो उसी बात से समझ में आए उसको कि हाँ वहां खड़े होकर के क्लास लेना मुश्किल होता है। तो how ma'am reacted was a genuine behavior, and this is not a manifestation of her attitude, rather need of time, ठीक है? उस वक्त तो unless and until you are in someone else's position, unless and until you are in someone else's position, you do not know कि certain decision क्यों लिया जाता है। समझ में आया? यही होता है जॉब रोटेशन में। हो सकता है कि अलग डिपार्टमेंट का काम आपको समझ में नहीं आता होगा, पसंद नहीं आता होगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अजीत प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके मैम। आवाज आ रही है। काम समझ में नहीं आता है। जब आप दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करने लगेंगे तो आप काम भी सीखते हैं और ये भी सीखते हैं कि कोई सर्टेन डिसीजन अगर आपका कॉलीग या पीयर लेता है तो वो क्यों लेता है, वहां की वर्क कंडीशंस कैसी है। अंडरस्टूड? जॉब रोटेशन, पोजीशन रोटेशन समझ में आया? यस मैम। हम तुम लोग का मार्क्यू लेंगे तो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मार्क्यू लेंगे। ये चैप्टर आप ठीक से पढ़िएगा, ये आपको ऐसे भी मेन में भी बहुत काम आएगा और अदरवाइज भी। आप लोग ग्रेजुएशन के तो है नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ के काम चला लिए, तो थोड़ा अच्छे तरीके से पढ़िए इस चैप्टर को।
अब इसका कोई मैम वहाँ पे डिसएडवांटेज जब नजर भी आता है? ऑफलाइन जाते हैं। ठीक है, इसका कोई डिसएडवांटेज नजर आता है क्या इस वर्क मेथड का? इस ट्रेनिंग मेथड का क्या डिसएडवांटेज हो सकता है बताओ? बर्डन बढ़ जाएगा ना मैम अंडरस्टैंडिंग करने का। अब तुम समझने का बर्डन बढ़ाओगे ऑर्गेनाइजेशन में और सोचोगे कि सीईओ बन जाए हम, तो अजीत, लेट मी टेल यू, a person who holds a higher post has a lot and lots of responsibility. तो हमको बर्डन भी नहीं चाहिए और हम सीईओ भी बन जाएं, ऐसा नहीं होता है. It's not a valid point. Then तुमको नहीं लगता है कि अगर पोजीशन रोटेशन, देखो कोई भी नया काम सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना? तुम कहीं पे भी मैम सेट ऐसे में होगे तुम ऑर्गेनाइजेशन सफर भी कर सकता है फाइनेंशियल प्रॉब्लम से। हर चीज का अपना लिमिटेशन भी होता है, लेकिन उसको ओवरकम करने की कोशिश की जाती है. अगर सिर्फ ड्रॉबैक से आप चीजों को, जैसे हर पॉलिसी, सरकार जो पॉलिसी लाती है वो सबको पसंद आती है, किसी के लिए तो वो दैट पॉलिसी इज नॉट फेवरेबल, लेकिन द गवर्नमेंट ट्राइज टू, what happens, the government tries to work for the greater good, है ना, and minimize the drawback out of it. तो ये चीज होती है कि जॉब रोटेशन से एक डिसएडवांटेज जो आएगा वो ये आ सकता है कि आपको कोई नया काम सीखने में टाइम लगता है. So by the time you have learned a new work and you have started delivering with your full efficiency, आप कोई काम सीखते हैं, धीरे धीरे उसमें एडजस्ट करते हैं, काम सीख लेते हैं और फिर थोड़ा आपका एफिशिएंसी बढ़ जाता है, then you start working at a speed more than how you started it. In that case, what happens is that maybe it could happen कि अगर एक जॉब पे सेटल होने का इनफ टाइम नहीं दिया जाएगा, then what will happen that the employee will have an adjustment problem. By the time he settles down in a particular job and starts delivering, he is transferred to some other posts. Okay, so this might not serve the purpose for which the job rotation training method is used. Understood? So what should be the way out? The way out could be that an employee should be given sufficient time to settle down, learn the work and deliver before shifting him to the other departments. Got it? समझ में आया? Okay. Next is multiple management. I'll make you write, okay? Don't worry. Multiple management. ठीक है, वो बाद में बता देंगे. मतलब 1 2 3 4 5 जैसे लिखे हो, अगर 5 4 के पहले समझा दिए तो दिक्कत हो जाती है तुम लोग को. मल्टीपल मैनेजमेंट एज द नेम सजेस्ट्स, ठीक है. मल्टीपल मैनेजमेंट मतलब एक से ज्यादा मैनेजमेंट. समटाइम्स इट सो हैपेंस दैट बिग ऑर्गेनाइजेशंस, इस तरीके के ट्रेनिंग मेथड का भी एक पर्पस, एक आइडिया होता है सक्सेशन प्लानिंग की तरफ बढ़ना. What happens is that these organizations, big organizations, they generally select the trainees who are supposed to be trained and they form a management, junior board of management. जो junior होता है, junior board of directors, उस तरीके के multiple management, okay, more than one management group, and then they give a problem to them to discuss or to find out ways and make a recommendation or suggestion to the actual management, to the final management. The decision, the authority to take anything from that recommendation or suggestion depends upon the final management, but they can make a step towards, like junior board of directors, they can make an effort towards discussing all those problems. जैसे कि उसको दे दिया गया कॉस्ट कंट्रोल डिजाइन करने के लिए. अब कॉस्ट कंट्रोल एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा टॉपिक है. सत्यम इज प्लेइंग, प्लीज चाइल्ड, ही इज प्लेइंग. ओके, जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होता ये है कि
जूनियर मेंबर्स जिसको हम की पोजीशन देना चाहते हैं, उस पोजीशन के लिए हम लोगों को तैयार करते हैं। कॉस्ट कंट्रोल अगर हम तुमको एक जूनियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया जाएगा तो उससे क्या होगा, वो सारे डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो सारे डिपार्टमेंट का एनालिसिस करेगा, एंड देन ही विल कम टू अ फाइनल रिकमेंडेशन और कंक्लूजन। तो इससे बहुत ज्यादा होमवर्क हो जाता है उसका। दिस इज ऑल्सो, ये जितना सिंपल हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे, इतना सिंपल होता नहीं है, काफी टाइम लगता है और काफी सीरियसली ये प्रोसेस होता है। दिस इज ऑल्सो अ प्रोसेस विच इज अ स्टेप टूवर्ड्स फाइनल becoming final management. Chalo, we'll end the class here, and in the next class we'll do that committee assignment and of the job training method. ये थोड़ा सा रीडिंग या ध्यान रखना. In the next class I'll give it to you in writing. ये थोड़ा सा याद रहे तुम लोगों को. Okay? थैंक यू मैम। Thank you. Thank you, ma'am.